हाँ जी, तो आज क्या पढ़ेंगे? COP 11। COP 11 में नेक्स्ट लेवल की बात होगी। नेक्स्ट लेवल का मतलब समझिए, स्टैंडर्ड को बड़े अच्छे से सीरियल नंबर वाइज किया हुआ है। इससे पहले स्टैंडर्ड में हमने बात क्या की थी? गायनी सर्विसेज, ऑप्स एंड गायनी सर्विसेज, डिलीवरी की बात की थी। अब डिलीवरी होगी तो क्या होगा? बेबी होगा। तो डेफिनेटली इसमें पीडियाट्रिक सर्विसेज की बात होगी। सो ये स्टैंडर्ड है आपका पीडियाट्रिक सर्विसेज के लिए। अब NABH की गाइडलाइंस में गायनी का, पीडियाट्रिक का अलग से स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, तो ये इसका मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी गाइडलाइंस को एक जगह मिक्स कर दिया गया कि आपके पास कोई भी क्लिनिकल प्रोसीजर्स है उसके लिए डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी होना चाहिए, और सारी स्पेशलिटी के लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया है, एक ही स्टैंडर्ड में बात कर दी गई है। लेकिन गायनी के लिए और पीडियाट्रिक के लिए अलग से स्टैंडर्ड है। ये जो COP 10 और COP 11 है, COP 10 गायनी के लिए, पीडियाट्रिक के लिए COP 11 है। सो अगेन स्कोप डिफाइंड होना चाहिए, इसके लिए एप्रोप्रिएट आपकी पॉलिसी या मैनुअल होना चाहिए। जैसे हमने COP 9 में बात की थी ICU मैनुअल की। सो ICU मैनुअल में हमने क्या बोला था? अगर हमारे पास NICU है तो NICU मैनुअल, PICU है तो PICU मैनुअल होना चाहिए। तो वैसे ही हमें पीडियाट्रिक के लिए इसका पॉलिसी बनाना होगा बेस्ड ऑन, अगेन सेम थिंग, रिटन गाइडलाइंस। नेशनल लेवल की गाइडलाइन भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल की गाइडलाइन भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पर आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंटेड बनेगा। स्कोप जो होगा आपका पीडियाट्रिक का वो भी पॉलिसी में मेंशन होगा, और डिस्प्ले भी करना होगा बाइलिंगुअल, यानी कि हमारे हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की क्या क्या स्कोप है, क्या क्या फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है और क्या क्या नहीं है। नॉट इन स्कोप, वी हैव टू डिस्प्ले बाइलिंगुअल, इंग्लिश और आपके लोकल लैंग्वेज में, जो भी स्टेट लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को आपको प्रिफर करना है। तो इतना समझ गए आप स्कोप वाला पॉइंट? पीडियाट्रिक सर्विसेज की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो अब इसके लिए हमारे पास एडिक्वेट फैसिलिटी होना चाहिए। NICU या PICU ऑफ एप्रोप्रिएट लेवल, बेल बेबी क्लिनिक बोलते हैं आप, वो फैसिलिटी आपके पास हो सकती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास क्या आएगा? अगर आपके पास डिलीवरीज होती हैं तो आपके पास प्ले एरिया फॉर किड्स, बच्चे आते हैं, पीडियाट्रिक आपके स्कोप में है तो किड्स के लिए प्ले एरिया होना चाहिए। और आपको ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको प्रमोट करना है, तो उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग रूम भी होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रेस्ट फीडिंग रूम, प्ले एरिया फॉर किड्स अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट बच्चों के साथ डील करता है। NICU का कौन सा लेवल आपके पास होगा, जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, लेवल 1 या लेवल 2 या लेवल 3। PICU आपके पास किस टाइप की फैसिलिटी का होगा, वो सब आपके स्कोप में डिफाइंड होना चाहिए, आपके पॉलिसी में डिफाइंड होना चाहिए, और उसके हिसाब से ही आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। और जो सर्विसेज हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हमारे स्कोप में नहीं है, तो उसके लिए हमें MOU करना होगा बेस्ड ऑन क्वालिटी और सर्विस पैरामीटर्स।
अगर हमारे पास हायर लेवल का NICU अवेलेबल नहीं है, हम केवल बेसिक डील करते हैं, जैसे लेवल 1 NICU है, तो अगर कोई डिफ़िकल्टी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई या अर्ली प्रेगनेंसी का केस है, सो हाउ विल वी मैनेज? तो हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए किसी ऐसे संस्था के साथ, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो डील करते हों हाई रिस्क केसेस को। अब बेबी का इम्यूनाइजेशन भी होना चाहिए। सो इसके लिए जनरली हॉस्पिटल में एक कार्ड दिया जाता है। जब बेबी की डिलीवरी होती है, मदर की जब बेबी की डिलीवरी होती है तो क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन कार्ड देते हैं कि कब कब उसको कौन कौन से टीके लगने हैं। मदर का भी होता है इम्यूनाइजेशन कार्ड और बेबी का भी होता है। दूसरा, उसकी ग्रोथ ये चेक करनी होती है। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन उसका माइल न्यूट्रिशन तो नहीं है, ये भी चेक करना है ग्रोथ में कि बच्चा ठीक से खाता है नहीं खाता है, क्या क्या उसको खाना चाहिए, उसकी काउंसलिंग हो प्रॉपर, उसकी मतलब पेरेंट्स की, फैमिली मेंबर्स की। फैमिली मेंबर्स को आप कोई एजुकेशन मटेरियल भी दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर इम्यूनाइजेशन कार्ड देते ही हैं कि बच्चे को कब कब टीके लगवाने हैं, वैसे ही आप उसको एजुकेशन मटेरियल भी दें कि बच्चे को किस टाइम पर क्या क्या चीज़ें खाना है। उसका एक आप चार्ट दे सकते हैं, पैम्फलेट वगैरह या कोई लीफलेट वगैरह दे सकते हैं। उसको एजुकेट करना है, समझाना है कि बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसकी ग्रोथ के लिए, और उस ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, बच्चे को आपको चेक भी करना है हर विजिट पे। उसके लिए आप एप्रोप्रिएट टूल यूज करेंगे। डिफरेंट टूल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये डेवलप की हुई हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्रॉपरली चार्टिंग करनी होगी और पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड का पार्ट इसको बनाना होगा, क्योंकि आप जब भी पेशेंट आएगा, बेबी आएगा, उसकी असेसमेंट करेंगे तो उस असेसमेंट में ग्रोथ की डिटेल्स, इम्यूनाइजेशन की डिटेल आपको मेंशन करना होगा। क्लियर है? क्लियर या ऑल क्लियर? अब देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कई लोगों को समझ में नहीं आता है। जब बेबी के साथ डील करेंगे तो एज स्पेसिफिक कंपिटेंसी होना चाहिए। स्टाफ की। अब ये क्या मैटर है, ये थोड़ा समझ लीजिए। बच्चे की डिफरेंट एज में किस टाइप की उसकी ग्रोथ होगी, क्या वो ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, और उसको किस टाइप की रिक्वायरमेंट होगी, उस चीज़ की कंपिटेंसी स्टाफ में होना चाहिए। अगर स्टाफ कंपिटेंट ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, तो वो कैसे असेसमेंट करेगा पेशेंट का, कैसे ट्रीटमेंट करेगा पेशेंट का। इसीलिए एज स्पेसिफिक कंपिटेंसी पर हम डिटेल्ड क्लास भी कर लेंगे आगे, लेकिन बेसिक समझ लीजिए आप। इस पर ट्रेनिंग होना चाहिए स्टाफ की, क्वेश्चनियर होना चाहिए, उनसे क्वेश्चंस करें, पूछें कि डू यू नो एज स्पेसिफिक कंपिटेंसी। उनको पता है, अवेयरनेस है, तो ही उसको असाइन करें बेबी के लिए। सो आपकी नर्स का प्रिविलेजिंग होगा, डॉक्टर का भी प्रिविलेज होगा। वो किस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे प्रिविलेजिंग? उसकी कंपिटेंसी के बेसिस पर। और इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए इसमें, एज स्पेसिफिक कंपिटेंसी का मतलब ये भी है कि अगर वो बच्चा न्यूनेट्स है, तो NICU का बेबी है, तो स्टाफ जो है वो नाल्स ट्रेंड है कि नहीं है। अगर वो पीडियाट्रिक बच्चा है तो
पाल्स ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। न्यूनेट बच्चे को, छोटे बच्चे को कैसे सीपीआर देना है, पीडियाट्रिक बच्चे को कैसे सीपीआर देना है, अगर उसको कंपिटेंसी ही नहीं है, उसने कोई ट्रेनिंग ही नहीं ली है, तो उसको असाइन नहीं किया जा सकता उस एरिया में। तो एज स्पेसिफिक कंपिटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर, पीडियाट्रिक स्कोप जो है, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। पीडियाट्रिक सर्विसेज, सो ग्रोथ, डेवलपमेंट, इम्यूनाइजेशन, एजुकेशन ऑन डाइट, क्या डाइट देना है, क्या खाना है पेशेंट को, इस बारे में तो ध्यान रखना ही रखना है। जब हॉस्पिटल में पेशेंट हो, पेशेंट मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं बेबी की, पीडियाट्रिक पेशेंट की, तो बच्चे की देखरेख का ध्यान भी हॉस्पिटल का ही हो जाता है। आप जैसे सिंपल मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं, एक बार हमने अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ दिया, नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल? स्कूल। अगर बच्चे को चोट भी लग गई तो हम क्या बोलते हैं? आपने ध्यान नहीं रखा। बच्चा अगर स्कूल से गायब हो गया तो हम क्या बोलते हैं? आपने ध्यान नहीं रखा। तो सेम वे हॉस्पिटल में अगर बच्चा आता है तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चे का कोई चाइल्ड एब्यूज तो नहीं हो रहा, बच्चा जो है मिसिंग तो नहीं हो गया। तो इन केस बेबी मिसिंग, चाइल्ड एब्यूज, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए NICU, PICU, इस टाइप के एरिया जो हमारे पास हैं, जहाँ पर या पीडियाट्रिक वार्ड है हमारे पास, ऐसे एरिया में 24/7 मॉनिटरिंग होना चाहिए। कैसे करेंगे? CCTV के थ्रू। सो एक ये रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई। CCTV होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास NICU है, आपके पास PICU है, बेबीज़ को हम किसी एरिया में रखते हैं तो वहाँ पर हमें मॉनिटरिंग करनी होगी CCTV के थ्रू, तभी हमें इस चीज़ से प्रोटेक्शन मिलेगा कि कोई बच्चा अगर गायब हुआ, चोरी करा किसी ने, तो हम उसको कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके ऊपर पूरा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है डिटेल्ड में। सो चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन की हम बात कर रहे थे, और मिसिंग बेबी। तो इसके लिए जनरली हॉस्पिटल्स क्या करते हैं? एक इमरजेंसी मैनेजमेंट या एक रिस्पॉन्स टीम बनाते हैं ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। जब भी कोई बेबी मिसिंग हो गया, कोई बच्चा चोरी हो गया, गायब हो गया, ऐसी कोई भी घटना हुई, तो उसके लिए एक रिस्पॉन्स टीम बनाते हैं। कोड भी देते हैं इसको, जनरली कोड पिंक। सो कोड पिंक दिया जाता है कि कोई भी बच्चा मिसिंग हो गया, कोई बच्चा चोरी हो गया। कभी कभी इसी कोड को कोई पर्सन मिसिंग के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है, हम कोड पे कोई डिटेल्ड क्लास भी आगे कर लेंगे। इस केस में क्या होगा, टीम एक्टिवेट होगी, एग्जिट डोर्स क्लोज कर दिए जाएंगे, फ्रिस्किंग होगी, तलाशी ली जाएगी, CCTV मॉनिटरिंग की जाएगी कि बच्चा कहाँ चला गया। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी हॉस्पिटल बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई करते हैं कि कैसे बच्चे को चोरी होने से या गलत हैंड में देने से, ये भी तो मिस्टेक है जिसको हम सेंटिनल इवेंट कहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे सेंटिनल इवेंट। तो क्या किस टाइप का सेंटिनल इवेंट है?
बच्चे को गलत हैंड में डिलीवर कर दिया, किसी का बच्चा किसी और को दे दिया, इस टाइप के इवेंट सेंट्रल इवेंट में काउंट होते हैं। तो इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट हम कर सकते हैं, इसके लिए भी आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी होना चाहिए। ठीक है, चाइल्ड एब्डक्शन प्रिवेंशन, चाइल्ड एब्यूज, इन सब प्रोटोकॉल्स के लिए रॉन्ग बेबी हैंडलिंग, हैंडओवर, इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये सब आपका डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, सो इस स्टैंडर्ड में मेनली ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या है, आपके पास NICU, PICU या पीडियाट्रिक वार्ड, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप पीडियाट्रिक स्कोप लेना चाह रहे हैं, पीडियाट्रिक स्कोप आपके पास है और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना NICU है, ना PICU है, ना पीडियाट्रिक वार्ड है, लेकिन बेबी को हम ट्रीट करते हैं, OPD होती है डॉक्टर की, उसके बेसिस पर आपको नहीं मिलेगा स्कोप। आपके पास NICU, PICU, पीडियाट्रिक वार्ड डिफाइंड होना चाहिए एरिया। ब्रेस्ट फीडिंग रूम, क्योंकि हमें ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है, होना चाहिए। प्ले एरिया फॉर किड्स होना चाहिए, राइट। एप्रोप्रिएट मैन पावर, क्वालिफाइड ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड स्टाफ होना चाहिए, जिसको हमें प्रिविलेज करना है, राइट्स देने उस एरिया में उन कामों को करने के लिए, बेस्ड ऑन कंपिटेंसी। एज स्पेसिफिक कंपिटेंसी एक इंपॉर्टेंट मैटर है यहाँ पर, राइट। तो ये स्टैंडर्ड में सारी बातें कवर होती हैं। थैंक यू।